हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? अशोक के अभिलेखों के बारे में, कि कौन कौन से अभिलेख हैं अशोक के और किस अभिलेख में क्या प्रावधान था। ठीक है, क्या लिखा गया है उसमें। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। करना क्या है इसके लिए? आप मुझे इस नंबर पे एक मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, और क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। नंबर है 7408472680। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज दे करके क्लास आपको चाहे ऑनलाइन मोड में लेनी हो या ऑफलाइन, दोनों मोड में ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे? अशोक के अभिलेखों के बारे में। ठीक है, अशोक के अभिलेखों के बारे में। अब ये जो अभिलेख हैं अशोक के, वो तीन तरीके से हैं। तीन तरीके से कैसे? कि पहले तो एक है आपके शिलालेख, ठीक है, एक है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अब ये जो आपका शिलालेख है ये भी दो तरीके से है। पहला क्या? वृहद यानी कि बड़ा है, और दूसरा छोटा यानी कि लघु है। वैसे ही सेम स्तंभ लेख जो है वो भी बड़ा और छोटा दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, और गुहा लेख एक ही जैसा है। ठीक, ध्यान रहेगा। पहले क्या कि तीन तरह के अभिलेख हैं, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहा लेख। शिलालेख कैसा? बड़ा और छोटा दोनों तरीके का, और स्तंभ लेख भी बड़ा और छोटा दोनों तरीके का। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिलालेख। ठीक है, अब ये जो शिलालेख है ये है क्या? तो कह रहा है शिलालेख लिखने की प्रेरणा ईरानी शासक दारा प्रथम से मिली। ठीक है, यानी कि शिलालेख को लिखने का जो तरीका आया तो कहां से आया, इसकी प्रेरणा कहां से मिली? तो ईरान के शासक दारा प्रथम से मिली। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? शिलालेख चार लिपियों में लिखे गए हैं। कौन कौन सी चार लिपि? ब्राह्मी, यूनानी, आर्मेइक और खरोष्टी। ठीक है, चार। कौन कौन से? ब्राह्मी, यूनानी, आर्मेइक और खरोष्टी। ठीक, ध्यान रहेगा। आगे क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो ब्राह्मी भाषा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अभिलेख किस भाषा में है? ब्राह्मी भाषा। ठीक, अब कह रहा है कि 14 वृहद शिलालेख हैं। कितने हैं? 14 हैं। ठीक, अब कह रहा है इसमें कि पशु बलि निषेध था, यानी कि पशुओं को मारना क्या किया गया था? मना किया गया था, निषेध किया गया था। फिर क्या कह रहा है कि लोक कल्याण की चर्चा की गई थी। लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए, काम के लिए, कि क्या क्या चीजें जो हैं आप करिए, ठीक है, जनता की भलाई के लिए क्या क्या। तो कह रहा है इसमें मानव की चिकित्सा, यानी कि मनुष्यों को जो है चिकित्सा सहायता प्रदान करिए, पशुओं को प्रदान करिए, ठीक है, चिकित्सा सहायता, और कुआं खुदवाने का काम करिए ताकि कृषि अच्छे से हो सके। फिर क्या है? सीमांत प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष 3 नए अधिकारी
कौन कौन से? प्रादेशिक, युक्त और ऋजुक। ठीक है, ये 3 अधिकारी जो है क्या किया गया था? नियुक्त करवाया जाता था। ठीक, जो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए क्या करेगा? राज्य का दौरा करेंगे। ठीक, कि सही तरीके से काम चल रहा है या नहीं, इसको देखने की जिम्मेदारी इन्हीं की। ठीक है, यही 3 जो नए अधिकारी थे इनकी। ठीक है, ध्यान रहेगा। वापस से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग हर लेक्चर में करते हैं वैसे ही। ठीक है, और अगर मन करे तो साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाइए और इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इससे आपके सारे एग्जाम निकल जाएंगे आराम से। ठीक है, प्री तो एकदम आराम से निकल जाएगा। मेंस की हम गारंटी नहीं लेंगे केवल इस नोट से, क्योंकि मेंस के लिए कुछ और भी करना पड़ता है, और मेंस के लिए अगर पढ़ना होगा तो क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि भेरी घोष के स्थान पे क्या किया गया? धम्म घोष अपनाया गया। ये तो हम पहले भी बताए हैं कि भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष, यानी कि युद्ध को छोड़ करके क्या करना? हिंसा न करना। ठीक है, हिंसा को अपनाने से मना किया गया। ठीक, और अशोक जो है क्या किया था? कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और वो ये सारी चीजें छोड़ दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष एक अधिकारी यानी कि धम्म महामात्य जनता की नैतिकता का पर्यवेक्षण करेगा कि जनता जो है नैतिकता का पालन कर रहा है या नहीं, इसके बारे में कौन देखरेख करेगा? धम्म महामात्य। ठीक है, इसकी नियुक्ति की गई थी, ये एक तरह का अधिकारी। ठीक, अब क्या कह रहा है? जनता के कार्यों का तीव्रता से निस्तारण, यानी कि अगर कोई जनता जो है कुछ परेशानी लेकर के आया है तो उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करने के बारे में भी प्रावधान। ठीक, अब क्या कह रहा है? सामुदायिक सहिष्णुता पर बल दिया गया। ठीक है, कि सब लोग जो है मिलजुल कर अच्छे से रहें। ठीक है, इस पे भी बल दिया गया था। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है तीर्थ यात्रा का वर्णन करता है। ठीक है, तीर्थ यात्रा के बारे में भी बताता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गया था? बोध गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध का, तो बोध गया गया। 20वें वर्ष कहाँ गया? लुम्बिनी का दौरा किया। ठीक है, कहाँ गया? लुम्बिनी का दौरा किया। ठीक, फिर क्या कह रहा है? यश व कीर्ति के स्थान पर धम्म और नैतिकता पे बल दिया। ठीक है, यानी कि अपने राज्य को बढ़ाने के चक्कर में ये नहीं था। किस चक्कर में था? कि धर्म का प्रचार हो और नैतिकता पे बल दिया जाए। ठीक है, इस पे उसका ज्यादा फोकस था। आगे क्या कह रहा है? कि धम्म जैसा कोई ज्ञान, प्रशंसा, दान और बंटवारा नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें भी वो क्या किया था? अपने अभिलेखों में मेंशन कराया था, लिखवाया। ठीक है, कि धर्म जो है उससे बढ़िया, यानी धम्म उससे बढ़िया कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं है। आप जो है किसी को धार्मिक ज्ञान दे रहा है तो उससे बड़ा कोई दान नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो अपने अभिलेखों में मेंशन कराया था, लिखवाया था। आगे क्या कह रहा है? तो धार्मिक सहिष्णु बनने पर बल दिया। ठीक है, कि आप जो है सबके साथ क्या करिए? समान व्यवहार करिए, किसी के साथ जो है युद्ध वगैरह ना करिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे क्या किया था? वो बल किया। अब कह रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन, तो कलिंग युद्ध का वर्णन भी किया था। ठीक है, कौन किया था? अशोक। और इन अभिलेखों के उद्देश्यों की चर्चा की कि क्यों वो जो है इन अभिलेखों को लिख रहा है या लिखवा रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी वो बताया था। ठीक, आगे क्या कह रहा है? नोट कि अब अशोक के अभिलेखों का मुख्य विषय धार्मिक व प्रशासनिक। ठीक है, धार्मिक व प्रशासनिक मुख्य इसका क्या था? विषय। फिर क्या कह रहा है? एकमात्र अभिलेख रुम्मनदेही का विषय क्या है? आर्थिक है। ठीक है, एकमात्र अभिलेख कौन सा है? रुम्मनदेही, जिसका क्या विषय क्या है? आर्थिक है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अब क्या कह रहा है? अच्छा, ये रुम्मनदेही अभिलेख जो है ये किसी और चीज से रिलेट करता है। मुझे बताइएगा आप कि किस चीज से रिलेट करता है, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, पिछले 1-2 पिछले लेक्चर में मैंने इसको बताया है अच्छे से, है ना। बौद्ध या जैन धर्म से कुछ रिलेट करता है, हिंट हम दे दिए हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब क्या कह रहा है कि प्रथम अभिलेख, माफ कीजिएगा, प्रथम पृथक शिलालेख समस्त प्रजा मेरी संतान है, यानी कि पहला जो इसका शिलालेख है उसमें वो क्या कहा है कि जितनी जनता है वो सब क्या है? अशोक की संतान है। ठीक है,
यानी कि सबके साथ जो है वो बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहता था। ठीक, आगे क्या कह रहा है, अशोक के निगाली सागर अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने कनक मुनि के स्तूप का आकार दुगुना करा दिया था। ठीक है, कहाँ का, कनक मुनि के स्तूप का आकार क्या कराया था, दुगुना कराया था। कौन से अभिलेख से जानकारी मिलता है, निगाली सागर अभिलेख। ठीक है, थोड़े से कठिन शब्द लगेंगे आपको, लेकिन अगर आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करते रहिए, वापस से 2-4 बार रिवाइज करिए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आप मेरे बात से रिलेट कर रहे होंगे, है ना। तो क्या कह रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहां से, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या, किसके बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यह अभिलेख संस्कृत भाषा में, मतलब प्रथम अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसमें वर्णन है कि अशोक के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। ठीक है, ध्यान रहेगा, किस झील का, सुदर्शन झील का क्या कराया गया था, पुनः निर्माण कराया गया था। किसके समय, अशोक के समय। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सुदर्शन झील की मरम्मत 4 राजाओं ने कराई। ठीक है, कौन कौन कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और रुद्रदामन। ठीक है, कौन कौन, 4 लोग, वापस से याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये सुदर्शन झील है कहाँ, तो कहाँ है, सौराष्ट्र यानी कि अब का गुजरात। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है आगे भी देखेंगे कुछ। हाँ, आगे है हमारा कि अशोक के शिलालेखों में जो वृहद शिलालेख के स्थल है वो कहाँ कहाँ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि कुल कितने हैं, तो 14 हैं, और कहाँ कहाँ पाए गए हैं, 8 स्थलों पे पाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, शहबाजगढ़ी, ये कहाँ है, पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है, फिर क्या है आपका, मनसेहरा, ये कहाँ है, तो हजारा पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद क्या है, कालसी, ये कहाँ है, देहरादून गुजरात में। गिरनार, जूनागढ़ गुजरात। धौली, पूरी उड़ीसा। फिर क्या है, जौगढ़, ये कहाँ है, गंजाम उड़ीसा में। और इरूगढ़ी, ये कहाँ है आपका, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। सोपारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रहेगा, अभी हम वापस से रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए। आगे क्या कह रहा है, मुख्य स्तंभ अभिलेख। अब ये जो मुख्य स्तंभ अभिलेख है, ये शिलालेख की संख्या कितनी है, 7 है, जो कि 6 विभिन्न स्थानों में पाई गई है। कहाँ कहाँ, तो दिल्ली, मेरठ, दिल्ली टोकरा, और उपरोक्त दोनों स्थल को जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ क्या किया गया है, दिल्ली में लाया गया। ठीक है, दोनों को कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। ठीक है, लौरिया लिखा है ना, लौरिया। फिर रामपुरवा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि उपरोक्त 3 स्तंभ अभिलेख कहां से हैं, चंपारण बिहार से हैं। कौन कौन से, तो आपके प्रयाग स्तंभ लेख, और यह स्तंभ शिलालेख जो है पहले कौशाम्बी में था, और बाद में अकबर के शासनकाल में क्या हुआ था, इसको इलाहाबाद में लेके आया गया था। ठीक है, जो कि अब प्रयागराज बन चुका है। ठीक, अब क्या है आपका 18 तीर्थ। अब ये क्या है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में 18 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अब जो है ये चंद्रगुप्त के समय प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था, जबकि अशोक के समय राधा गुप्त कौन था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के समय चाणक्य था, क्यों, क्योंकि चाणक्य की ही सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और अशोक के समय कौन था, राधा गुप्त। 2 चीज है, दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक,
अब होता कौन है, कौन कौन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लें। तो प्रधानमंत्री कौन है, प्रशासन का प्रमुख होता था, ठीक है। और अब भी आप देखेंगे तो हेड कौन है, देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही होते हैं जो हर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो प्रशासन का प्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री। समाहर्त कौन था, समाहर्ता तो राजस्व विभाग का प्रमुख था, ठीक है। ये मैचिंग में आ जाता है, ऐसे नाम दे देगा और बोलेगा मैचिंग कर लेगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। फिर क्या है, संत्रिहर्ता, ये कौन होते हैं, राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। सेनापति कौन होता था, सैन्य प्रमुख होता था। युवराज कौन होता था, राजा का पुत्र, जो कि राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता था, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो राज्यों का राज्यपाल कौन होता था, युवराज होते थे। इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रदेष्टा, ये कौन होते थे, तो फौजदारी मामलों के जज होते थे। नायक कौन होता था, छोटी टुकड़ी का सैन्य कमांडर होता था। व्यवहारिक कौन होता था, सिविल जज या व्यवहारिक न्यायालय, ठीक है, इसीलिए सिविल जज जूनियर डिवीजन या व्यवहार न्यायालय भी कहा जाता है ना, ध्यान आ रहा है। चलिए आगे क्या कह रहा है, कर्मांतिक कौन होता था, तो उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका कि मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन होता था, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, ठीक है। इस समय कौन है मंत्री परिषद का अध्यक्ष, बताइए, बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स। अब क्या है, दंडपाल, ये कौन होते थे, तो सैन्य आपूर्ति यानी रसद और हथियार का देखरेख ये करते थे, ठीक। अंतपाल कौन, जो सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक होते थे। दुर्गपाल कौन, राज्य की भीतरी दुर्ग का रक्षक, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। फिर क्या है, नाग रक्षक, सॉरी माफ करिएगा, नाग रख है, नाग रख, ठीक है, ये कौन है, तो नगर के प्रमुख अधिकारी। फिर क्या है, प्रशांसता, ये कौन होते थे, तो राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। दैवारिक कौन होता था, तो महलों, राजमहलों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, तो अंतरवार्षिक कौन होता था, तो राजा के अंग रक्षक का प्रधान होता था। आटविक कौन होता था, वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है, ध्यान रहेगा। अभी हम लोग रिवाइज कराएंगे वापस से, और ये नाम देख करके घबराइएगा नहीं, ठीक है, इसको एक जगह लिख के रख लीजिए, 2-4 बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अशोक के प्रांत और राजधानियां, तो देखा जाए तो अशोक के प्रांत और कौन कौन सी राजधानियां थी, इसको देखेंगे। तो राज्य और इसकी राजधानियां, ठीक है, इसको इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में, ठीक है, इसको इसी तरीके से आप क्या करिएगा, कॉपी में बना लीजिएगा, जैसे ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, उत्तरापथ, ये राजधानी क्या थी, तक्षशिला। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। अवंती का उज्जैन। प्राची का पाटलिपुत्र और कलिंग का तोसली, ठीक है। वापस से एक बार, तो उत्तरापथ का कौन, आपका तक्षशिला। दक्षिणापथ का कौन, स्वर्णगिरी। अवंती का कौन, उज्जैन। प्राची का कौन, पाटलिपुत्र और कलिंग का कौन, तोसली, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब है मौर्य प्रशासन की संरचना, ठीक है, मौर्य प्रशासन की संरचना। तो मौर्य प्रशासन की जो संरचना है उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन जो है किस किस कैटेगरी में आता था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपके मौर्य प्रशासन की संरचना में केंद्र है ना। अब के जमाने में देखा जाए तो केंद्र सरकार है सबसे ऊपर, है ना। तो वैसे ही केंद्र में कौन होता था, राजा। उसके बाद प्रांतों में युवराज यानी राज्यपाल, ठीक। उसके बाद क्या है, मंडल यानी कमिश्नरी यानी प्रादेशिक। उसके बाद जिला में तो जिला या विषय बोला जाता था, तो विषयपति या स्थानिक इनका नाम होता था। फिर है स्थानीय, जो 800 गांव का समूह होता था। द्रोणमुख, जो 400 गांव का प्रमुख जो है समूह होता था। खरवाटिक, जो 200 गांव का समूह होता था। और संग्रहण, जो 10 गांव का समूह होता था। और ग्राम, जो 1 गांव का समूह होता था, ठीक है। वापस हम लोग रिवाइज करें।
सबसे पहले कौन केंद्र में? राजा सबसे ऊपर। उसके बाद कौन? युवराज, जो प्रांतों में राज्यपाल बन करके बैठते थे। उसके बाद मंडल में कमिश्नरी, जो कि प्रादेशिक के नाम से भी जाने जाते थे। जिले में, जो कि विषय भी कहा जाता था उस समय, तो विषयपति या स्थानिक होते थे। स्थानीय किसको कहा जाता था? जो 800 गांव का समूह होता था। द्रोणमुख किसको कहा जाता था? जो 400 गांव का प्रमुख होता था। खाटविक जिसको कहा जाता था, जो 200 गांव का प्रमुख होता था। संग्रहण, जो 10 गांव का, और ग्राम, जो एक गांव अकेले होता था। ठीक है, चले। अब इसके बाद क्या है आपका? सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन देखा जाए तो मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन का वर्णन इंडिका में मिला है। कहाँ मिला है? इंडिका में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सैन्य प्रशासन में कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समितियां में 5 लोग होते थे। ठीक है, कितनी? 6 समितियां और प्रत्येक समिति में कितने? 5 लोग होते थे। ठीक है, कौन कौन से? तो जल सेना, आपूर्ति और यातायात सेना, पैदल सेना, अश्वारोही यानी कि घोड़े पे सवार सेना, पैदल सेना, ठीक है, अश्वारोही जो पहले ही हम लोगों ने देख लिया है, और गज सेना जो हाथी पे सवार रहता था। ठीक, इसके बाद क्या है आपका? रथ सेना भी होता था। ठीक है, यानी कि जो रथ पे रहते थे। ठीक, तो यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे और अभी हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। क्यों? नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल अलग, क्योंकि यहाँ पे जो है और राजवंश आएंगे, जैसे आपके शुंग, कर्ण, सातवाहन और कुषाण, जो कि काफी जो है बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब वापस हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि अशोक के शिलालेख, यहीं से हम लोग अपना लेक्चर शुरू किए थे। तो शिलालेखों में हम लोग 3 तरह के देखे। कौन कौन से? कि पहला आपका शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अब ये भी कैसे होते थे? तो बड़े छोटे दोनों तरीके के होते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि जो शिलालेख है वो लिखने की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो ईरान के शासक जो दारा प्रथम से, उससे मिली थी। ठीक, अब ये जो शिलालेख हैं वो 4 लिपियों में लिखे गए। कौन कौन से? ब्राह्मी, यूनानी, आर्मेइक और खरोष्ठी। ठीक, उसके बाद बोला कि वृहद शिलालेख जो है उसमें क्या क्या चीजें थी? तो लोक कल्याण के बारे में थी, पशु बलि का निषेध किया गया था, मानव के चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में बात की गई थी, पशुओं के चिकित्सा के बारे में बात की गई थी, कुआं खुदवाने के बारे में बात किया गया था। ठीक है, इन सब के बारे में बात किया गया था। फिर जो है राज्याभिषेक के जो है अपने 12वें साल जो है इसने क्या किया? तो 3 अधिकारियों की नियुक्ति किया। इन अधिकारियों का काम क्या होता था? तो हमेशा 5 वर्ष में वो क्या करें? राज्य का दौरा करें। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद अशोक क्या छोड़ा? तो भेरी घोष से धम्म घोष में आ गया। फिर अब नैतिकता को भी ध्यान में रखते हुए नागरिकों की नैतिकता के बारे में जो है पड़ताल लगाने के लिए किसी पर्यवेक्षक की नियुक्ति किया था। ठीक है, ये भी एक तरह का अधिकारी होता था, जिसका नाम क्या होता था? महामात्य। ठीक है, भम्म महामात्य। फिर क्या कह रहा है कि जनता के जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उसका तीव्रता से निस्तारण करने के बारे में व्यवस्था किया था वो, और सांप्रदायिक सहिष्णुता पर बल देता था अशोक। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि इसने तीर्थ यात्रा का भी वर्णन है, जो अपने जो है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष कहाँ गया? लुम्बिनी गया। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग कुछ चीजें देखें नोट में, क्या कि अशोक के अभिलेख का मुख्य विषय क्या था? तो धार्मिक और प्रशासनिक विषय था। ठीक है, एकमात्र अभिलेख जो है रुम्मनदेही का है, जो कि आर्थिक के बारे में बात करता है, यानी अर्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, और इसका जो है प्रथम शिलालेख है जिसमें समस्त जनता मेरी संतान है, ऐसा उसने क्या किया है? मेंशन कराया है। ठीक है, और इसका जो निगाली सागर अभिलेख है इसको उसने क्या कराया था? दुगना करा दिया था। ठीक है, उसका आकार। ठीक, ध्यान रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? इसके बाद हम लोग देखें कि इसके वृहद शिलालेख जो हैं वो कहां कहां पाए गए हैं? 14 शिलालेख हैं जो कि 8 जगहों पे पाए गए हैं। कहां? तो एक शाहजबाद गढ़ी है जो कि पेशावर पाकिस्तान में है।
मनसेहरा है जो कि हजारा पाकिस्तान में है, कालसी है जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, गिरनार है जो कि कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में, धौली पुरी उड़ीसा में, और जौगढ़ कहाँ है, उड़ीसा, एरूगढ़ी ये कहाँ है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश, और सोपारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग क्या देखें कि इसके और भी शिलालेख हैं जो कि दिल्ली, मेरठ और टोपरा में पाए गए, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया एक शिलालेख है जो कि क्या है, लौरिया है। ठीक है, और रामपुरवा है। उसके बाद जो है और भी इसके शिलालेख हैं जो कि चंपारण बिहार में मिला। कौन सा, एक प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, जिसको जो है इस स्तंभ को पहले कहाँ, कौशाम्बी में था, जिसको बाद में इलाहाबाद में कौन लाया, अकबर ने ले आया। ठीक है, जो कि अब इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके 18 तीर्थ थे। तो तीर्थ यानी कि देखा जाए तो एक तरह के अधिकारी थे, और जो है ये अधिकारी जो है कौन कौन होते थे इसके बारे में हम लोगों ने देखा, और साथ में ये भी देखा कि चंद्रगुप्त के समय जो है प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य, और अशोक के समय राधागुप्त थे। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन होता था, तो प्रधान का प्रमुख होता था। समाहर्ता कौन होता था, तो राज्य विभाग का प्रमुख होता था। संहर्ता कौन होता था, तो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति कौन, सैन्य प्रमुख होता था। युवराज कौन, तो राजा का पुत्र यानी कि प्रांतों के राज्यपाल होते थे। प्रचेष्टा ये फौजदारी मामलों का जज होता था। नायक कौन, छोटी टुकड़ी का सैन्य कमांडर। व्यवहारिक कौन, सिविल जज या व्यवहार न्यायालय। कर्मांतिक कौन, उद्योग धंधे से रिलेटेड। माफ कीजिएगा, मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन होता था, तो वही मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल कौन, तो सैन्य आपूर्ति करता। फिर है आपका अंतपाल कौन, तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। फिर उसके बाद कौन है, दुर्गपाल कौन, तो राज्य के भीतरी दुर्गों का रक्षक। नागरक कौन, नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता कौन, राजकीय कागजातों का देखरेख करने वाला। फिर आपका है द्वारिक कौन, राज्य महलों की देखरेख करने वाला। अंतरवर्षिका कौन, राजा का अंगरक्षक का प्रधान। और आर्टविक कौन, वन विभाग का अधिकारी। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें कि अशोक के प्रांत में जो है राजधानियां, उत्तर पंथ में तक्षशिला, दक्षिण पंथ की कौन, स्वर्णगिरी, अवंती उज्जैन, प्राची पाटलिपुत्र, और कलिंग का तोसली। ठीक है, इसके बाद देखें हम लोग कि उसके मौर्य प्रशासन की संरचना। तो संरचना कैसे, केंद्र में कौन होता था, राजा। उसके बाद प्रांतों में कौन, राज्यपाल यानी कि युवराज होते थे, जो राजा के बच्चे होते थे। ठीक है, उसके बाद कौन है, मंडल यानी कमिश्नरी, प्रादेशिक। जिला विषयक यानी कि विषयपति या स्थानिक बोला जाता था। स्थानीय कौन, जो 800 गांव का समूह होता था। दोड़ामुख कौन, जो 400 गांव का प्रमुख होता था। खाटविक कौन, जो 200 गांव का प्रमुख होता था। संग्रहण कौन, जो 10 गांव का प्रमुख होता था। और ग्राम जो एक गांव ही होता था। ठीक है, उसके बाद सैन्य प्रशासन के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है, तो जो मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन जो है कहाँ पता चलता है, इंडिका में, जो उसकी बुक थी। ठीक, अब जो है सैन्य प्रशासन में कुल 6 समितियां होती थी, जिसमें लोग कितने होते थे, 5 होते थे। ठीक, और कौन कौन से जो है समितियां थी, तो जल सेना, आपूर्ति यातायात सेना, पैदल सेना, अश्वारोही सेना, और गज सेना, और रथ सेना। ये सारे जो हैं कौन होते थे, आपके समितियां होती थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।